हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई में। आज हम लोग करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, एक उसके ऊपर क्विक रिवीजन। ठीक है, मेरे को पता है कई सारे बच्चों ने खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और मैं मानता हूं कि वही शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वो आपने लिखा है अपने हिसाब से, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो हैं कि वो बार बार कॉपी से पढ़ेंगे, वो आपसे, क्योंकि अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हमारे पास ये होगा कि कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन जो आपका लिया था उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। एक जो इस चीज को मैंने क्या बोला था, वो कंपटीशन में ही जी रहे हैं। ठीक है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई दे रही होती है। वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही डायरेक्शन है फॉर द टाइम बिंग। मैं लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा सारी चीजों को छोड़ के एक चीजों के लिए पीछे पड़ जाए, क्योंकि यहां पर हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आपका जेई का अटेम्प्ट है और उसके बाद आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं। तो ये टाइम आपके लिए फिक्स है, राइट। आप हो सकता है जब जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो जॉब के लिए आपके लिए 4 साल मिल जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, कोडिंग करनी है नहीं करनी है, या रिसर्च करनी है नहीं करनी है। वो आपको सोचने का टाइम है। यहां पर आपके पास सोचने का भी इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको लगता है कि 11वीं में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो 12वीं में आपको सीरियस होना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। रीजन भी, मैंने कई बच्चों के कमेंट्स पढ़े जहां पर उनका ये था कि सर हमारे को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारे पास ये है, सर आपने इतना लेंदी लेक्चर दे दिया। देखना चाहते हैं लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में देखना चाहते हैं कि नहीं यार, हमें इतने ही टाइम का मिले, इतने ही टाइम का वो मिले। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज बात बोलता हूं बेटा, आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरा एक बार ये चीज सोचिए कि जो बच्चा रियली एक अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहा होगा, क्या उसका यही एटीट्यूड होता है? क्या वो ये सोच रहा होता है? अब देखो यार, वो कंटेंट जो हम लोग दे रहे हैं आपको भी चाहिए वो कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं भाई जो मैंने क्लास में पढ़ा है दैट इज इनफ, आप उससे कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा, मैंने कहा था कि जब एक्स्ट्रा क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो अचानक से डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो भी मेरे पुराने अर्जुनाज हैं, मैंने उनको आखिरी में प्रॉमिस कहा था कि जब हम लोग धीरे धीरे 12वीं में जाएंगे तो स्टार्टिंग से ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन खुद से पकड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप आंसर तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन यस, आपकी कलम चलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप धीरे 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 करके उस क्रिटिकल थिंकिंग में आना स्टार्ट करेंगे। जो 11वीं में बच्चे पूछते थे कि सर हमें एडवांस के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कहां से मेरे को करने होते हैं, हम हमेशा कहते थे कि एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि आप उस डायरेक्शन में सोच भी पा रहे हैं या नहीं। क्या आप बेसिक थ्योरी से ही इतना परेशान है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप बस चाहते हैं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन कर ले, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। सबसे पहले आपका जेई मेंस ही आएगा और जेई मेंस में अगर आप अपने एक अच्छा सा सिक्योर कर लेते हैं रैंक, फिर ही आप एडवांस देंगे। तो दिस इज द स्टेप, राइट। और यही आपके पढ़ने का भी स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच सकेंगे। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है कि आप बहुत टफ चीजें सोच रहे हैं, आप बहुत बेसिक चीजों को, माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझ रहे हैं। दैट्स व्हाई आप उनको मिक्स करके यूज कर पाते हैं। दैट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो आज का जो तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिनको पढ़ना ही नहीं है, दे जस्ट वांट कि भाई हमें मत पढ़ाओ। ठीक है, वी डोंट वांट अवर फ्यूचर। ठीक है, हम लोगों से गलती हो गई कि हमने ड्रीम रख लिया है कि हमें आईआईटी या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वो हमारा बस एक सोच थी, हमें उसमें मेहनत नहीं करनी। वो थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, और वो थर्ड कैटेगरी वो कहीं ना कहीं जब खुद को ही निगलेक्ट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल दुनिया भी उनको निगलेक्ट करना स्टार्ट कर ही देगी। तो उसमें मैं भी हूं या फिर सिस्टम ही हो या फिर उनके पेरेंट्स ही हो, एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे लोग उनकी दुनिया से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दे हैव टू डू इट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लोवेस्ट आएगा, जब वो अकेले हो जाएंगे और फिर उनको करना ही पड़ेगा एट द एंड। और वो हो सकता है वो कई समय के बाद हो। ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबकी लाइफ में आता है। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपने क्या गवाया है और क्या पाया है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि हर इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरी फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और ऑप्टिक्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इस चैप्टर के लिए जो मैंने ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, फिर इनको टाइप कराया है, तो 1.5-2 घंटा मैंने भी अपने साथ मेहनत करी है कि हाँ सारी चीजें कंपाइल हो जाए और मैं आपको दिखा दूं कि इस टाइप से
पर्सनली अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, दीज कैन बी योर माइंड मैप्स, ठीक है, कि हम लोग मैक्सिमम 8 स्लाइड के अंदर हम लोगों ने पूरे चैप्टर के मेजर चीजों को लिख लिया है, ठीक है, मेजरली 8 स्लाइड्स में हमारे पास सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी, और मैं आपको उस चीज को रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे जो भी हैं बच्चे, ठीक है, एंड दे वांट अ क्विक रिवीजन, व्हाट यू कैन डू इज, आप बस ध्यान से सुने, कलम नहीं चलानी है, आपको सुनना है और आपको रिकॉल करना है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये मेरे को याद है या नहीं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे मेरे को छोटी छोटी चीजें और ऐड करनी होंगी, मैं ऐड करता चला जाऊंगा, और जहां पर आपको लगे कि आपको ऐड करनी चाहिए आप भी इसको ऐड करिएगा, ठीक है। अब आती है बात, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चंस में भी हमने कुछ चीजें सीखी थी, उनका क्या करना है? उनको आपको हाईलाइटर से मार्क कर लेना है, ठीक है। आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए पूरे चैप्टर का, सारे फॉर्मुलेस का, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं बनाना आता है, तो आपके लिए वो भी मैंने काम कर दिया, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग, बट ये मेरे लिए भी है कि मैं इतने बड़े चैप्टर को 30-40 मिनट्स में आपको कवर अप करवा सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने अपने ईज के लिए भी करा है, लेकिन आपके हर चैप्टर के बाद आपके पास मेजर पॉइंट्स होने चाहिए, जो क्वेश्चंस में, भले वो आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस हैं या फिर आपके नॉर्मल क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस में नई चीज सीखी, नई चीज ऐसा भी हो सकता है जो आपको ना पता हो, या ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा हो और वैसा ना होता हो, उनको आपको हाईलाइटर से मार्क करना है। एट द लास्ट आपको इन चीजों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। पूरा चैप्टर आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको क्रक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करने के लिए हो सकता है 2 दिन लग जाए अगर आप पूरी प्रॉपर नोट से पढ़ोगे। लेकिन अगर आप इसको बार बार बीच बीच में रिवाइज कर रहे हो तो आज हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है 10 दिन के बाद बीच बीच में अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो 10-15 मिनट में आपका ये पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में होगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सीरियसली हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहां पे फॉर्मूले लिखे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने किस किस तरीके से किया था, वो आपको सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना है और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल था, हाँ या ना, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा था चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस के बारे में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे? 2 टाइप के चार्जेस हैं आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रल बॉडी हमारे पास टोटल चार्ज 0 वाली होती है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हमारे पास हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो नेगेटिव होगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन लोगे वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हमारे पास 2 बॉडीज कहीं ना कहीं चार्ज होती हैं। तो क्वांटाइज्ड कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी बॉडी को, ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्रैक्शनल चार्ज दे दें, हम लोग कभी भी देंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल पे ही देंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो जिसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन दोगे या 11 या 12 या 13, तो हमारे पास जो भी बॉडी पे चार्ज होगा वो -Ne या +Ne के फॉर्म में ही हमारे पास होगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चार्ज हमारे पास स्केलर है। कभी भी सिस्टम का अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है, दैट इज द मोनोपोल, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी, तो आपको डायरेक्टली उसको ऐड करना है। इसकी यूनिट हमारे पास कूलम्स में रहेगी, स्टैट ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैट यूनिट भी हमारे पास होती है, ठीक है, वो सीजे से, लेकिन हमारे पास कूलम और डायमेंशन हमारे पास 80 था। और हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को धक्का देते हैं और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस के आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कि हम लोग चार्ज बनाए कैसे थे। तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी जिस तरीके से हमने चार्जेस को बनाया था। पहला था फ्रिक्शन, फिर था इंडक्शन, फिर तीसरा था कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन में अगर आप किसी भी 2 बॉडीज को अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं, यहां पर इंसुलेटर भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है, इंसुलेटर के लिए भी हमारे पास है। जैसे आपने कंघी को अपने सर में या बैलून को अपने सर में रब करा तो वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। हमारे पास फ्रिक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज आपने 2 बॉडीज को रब करा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ट्रांसफर हो गए। मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो चार्ज ऑन बी विल बी -Ne। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमारे पास ट्रांसफर हुए, ठीक है, हमारे पास। अच्छा यहां पे लिखा ही हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका मास कम होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका मास हमारे पास बढ़ जाता था। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी।
अब बात आती है इंडक्शन। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ अनचार्ज्ड बॉडी। यहां पर इंडक्शन आपका सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपस में मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास इंडक्शन हमारे पास हमेशा कंडक्टर्स का ही हो सकता है। तो अगर आप कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी चार्ज को एक मेटल के बॉडी के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, तो एक्चुअली में इसको हम वर्ड कहेंगे पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मींस एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव बना है, अभी भी टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो हम लोग यहां पर करते थे अर्थिंग का एक कंसेप्ट लाया था, मैंने कहा था कि अगर मैं किसी भी बॉडी को अर्थ करता हूं तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज, अब आपने अर्थिंग पढ़ रखा है, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को लाऊंगा तो यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और एक कंडक्टर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही सरफेस पे होगा, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास यहां पर अर्थिंग करने पे इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो अर्थ की तरफ से कुछ ना कुछ चार्ज आएगा जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो अर्थिंग में हम लोगों ने बात करी टोटल पोटेंशियल शुड बी जीरो, राइट। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर हम लोग अर्थ करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रख के अर्थ करते हैं, तो हमारे पास यहां पे लिख देता हूं वोल्टेज शुड बी जीरो, ठीक है। तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी और माइनस रखोगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगी। कितना चार्ज आएगा वो हम लोगों ने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है अलग से। कॉन्टैक्ट की बात करें तो हम लोगों ने केस करा था जब दो आइडेंटिकल स्फीयर जिनका रेडियस सेम हो, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स जिनके ऊपर चार्ज Q1 और Q2 अगर आप उनको कांटेक्ट कर देते हैं तो उनका जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 कांटेक्ट हटाने के बाद बराबर बराबर बढ़ जाता है, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ऑन ईच, राइट। तो दिस वाज योर चार्ज पार्ट। फिर इसके बाद आए थे हम लोग इस वाले पॉइंट को समझने के लिए कि हमारे पास कि जो चार्जेस जब रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ये तो समझ आ गया, लेकिन हमारे पास ये कितना फोर्स लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास था कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स में ये था दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। याद रखना कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल था, रिंग डिस्क इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमारे पास करना पड़ेगा। जब दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, तो इनके बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स की वैल्यू आई थी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहां पर K जो है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट आप निकाल सकते हैं। K एक्चुअली में मीडियम पर भी डिपेंड करता है, तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो चार्जेस पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब कई बच्चों को यह डाउट आया होगा कि सर ये परमिटिविटी थी क्या। मैंने बताया था परमिटिविटी एक मीडियम अपने चार्जेस को कितना परमिशन देता है सो दैट दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिसरप्ट हो जाए। जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ही वो चार्जेस को अलाउ करेगा फोर्स को कम करने के लिए, तो हमारे पास फोर्स एक मीडियम में कम हो जाता है। के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ध्यान से समझिए, क्योंकि हम लोगों ने वैक्यूम का जो ये परमिटिविटी है वो पढ़ लिया है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मुझे सारे मीडियम्स की परमिटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम लोगों ने सभी की परमिटिविटीज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम लोगों ने या फिर नॉर्मल एयर के हम लोगों ने रिस्पेक्ट में निकाली है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इस K को और इस K को डिफरेंट है, इसको एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन वैक्यूम। आपको जब ये मिलेगा तो उसमें आराम से, नीचे अभी तो कट रहा है ऐसा लग रहा है लेकिन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इन्फिनाइट याद होनी चाहिए और वाटर की हमारे पास 82 या 80 आपको याद होनी चाहिए। फोर्स पॉजिटिव, जरा देखो जब आप इसमें फोर्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल आएगा और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल आएगा। क्यों? हमारे पास जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो आपका रिपल्शन है, और अगर आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखोगे आगे साइन माइनस आएगा, दैट मींस अट्रैक्टिव। जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मैं रिपेल बना रहा था और वैल्यू लिख दे रहा था, जब पॉजिटिव नेगेटिव थे तो मैं अट्रैक्ट बना रहा था और वैल्यू लिख दे रहा था। कुछ बच्चों को ये जो डाउट आता है सर आप कई बार पॉजिटिव लिख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव का भी फोर्स आप पॉजिटिव लिख रहे हो, मैंने डायरेक्शन वाइज उसको अट्रैक्टिव दिखा दिया है, ठीक है। ये माइनस साइन आपका अट्रैक्टिव शो कर रहा है वो मैं डायरेक्शन वाइज दिखा रहा हूं और वैल्यू हम लोग वहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो दो चार्जेस को ज्वाइन करते हैं लाइन और उनके बीच में हम लोग फोर्स बना रहे थे।
भले अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में हमारे पास लगेगा, मींस हमारे पास अगर आप एक बॉडी पे F लगा रहे हो तो दूसरी बॉडी पे भी आपको F लगाना होगा, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं किसी भी मीडियम में दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो कुछ फोर्स है F0, और जैसे ही उठा के मैं उसको किसी मीडियम में रख दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स 1/K टाइम्स हमारे पास हो जाता है। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आया। तो दिस वाज योर बेसिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कूलम्स फोर्स के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी थी। कूलम्स फोर्स हमारे पास पॉइंट चार्जेस के बीच में हम लोगों ने लिखना सीखा था, दैट इज K Q1 Q2 by R²। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, 9 × 10 की पावर 9। और K अगर परमिटिविटी के टर्म्स में रखें तो 1/4πε0, और परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नो डाउट फोर्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होती है। जब हमारे पास यहां पर नल पॉइंट, अब नल पॉइंट की एनालिसिस हमारे पास क्या थी, जरा ध्यान से समझना। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका कोई भी चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स ना आए, या फिर उस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। तो यहां पर ये मेन कंसेप्ट क्या था, आपके क्वेश्चंस में एक चार्ज Q, 2Q, 3Q, 4Q कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। नल पॉइंट के क्वेश्चंस आपके पास कभी भी आएंगे तो सबसे पहले जो भी नल पॉइंट होगा वो हमेशा किधर होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ, ठीक है। तो जरा देखना, एक चार्ज Q है और एक चार्ज NQ है, N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। N की वैल्यू हम लोगों ने जो भी एनालिसिस करी थी दैट वाज फॉर ग्रेटर देन 1। अगर मान लो कि एक की वैल्यू, एक Q है और एक 2Q है, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो N की वैल्यू 2 है। अगर हमारे पास एक 3Q है और एक 4Q है तो आप यहां पर Q और 4/3Q करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर 3/4Q क्यों नहीं, क्योंकि हमारी एनालिसिस वैसी, या तो आप अपना फॉर्मूला वैसे निकालो फिर, ठीक है। तो नल पॉइंट विल बी ऑलवेज टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज, जो भी चार्ज छोटा होगा उसकी तरफ होगा। और इसका जो x की वैल्यू थी दैट इज d/√n +-1, जो जनरल फॉर्मूला आया था, d/d है इनके बीच का डिस्टेंस, x स्मॉलर चार्ज की तरफ से होगा, यहां पर आपको कहीं नल पॉइंट मिलेगा। एंड द फॉर्मूला इज, ठीक है, आपको नोट्स में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, √n +1 जब दोनों लाइक चार्जेस है और √n -1 जब अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। हमारे पास जब लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो नल पॉइंट बीच में मिलेगा, और अनलाइक चार्जेस अगर हैं हमारे पास तो आपको नल पॉइंट बाहर में मिलेगा। एक डाइपोल का केस +Q और -Q, देयर विल बी नो नल पॉइंट। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फोर्स बिटवीन अ चार्ज एंड अ रॉड। हम लोगों ने यहां पर इंटीग्रेशन करा था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो आपने उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज बनाया था dq, विच वाज लैम्डा × dx, और इसके लिए लैम्डा है चार्ज अपॉन लेंथ Q/L, ठीक है। फिर हम लोग उनका फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करा था, और जो फोर्स की वैल्यू आई थी दैट इज K अपॉन D × D+L। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स बिटवीन रिंग एंड अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमारे पास चार्ज है और एक आपने एक्सिस पे एक Q चार्ज को रखा है, तो हमारे पास जो ये फोर्स का वैल्यू आएगा, आप एलिमेंट लेंगे, यहां वाले एक एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, यहां वाले एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, और आप देखेंगे उनका एक कंपोनेंट, भले ही वो थीटा अगर आप यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप थीटा यहां ले रहे हैं तो आपका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ेगा और साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे फॉर 2 सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। अगर आप पहले से ही 2f cos थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप दो एलिमेंट्स को मान रहे हैं, तो 0 से πr की इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला एलिमेंट इधर, ये वाला एलिमेंट इधर, कंप्लीट रिंग बन जाएगी। जब हम लोगों ने क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करा था तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा दैट इज df cos थीटा, मींस मैं एक एलिमेंट का सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहा हूं, तो मुझे सारे एलिमेंट्स लेने होंगे, तो 0 से 2πr तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो सभी की वजह से हमारे पास फोर्स आएगा। और वो फोर्स की वैल्यू आंख बंद करके याद करो, K कैपिटल Q विच इज द चार्ज ऑफ द रिंग, स्मॉल q इंटू x जो इनके बीच का डिस्टेंस है अलोंग द एक्सिस, अपॉन r² + x² की पावर 3/2। ये फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस हमने मेजर करे थे, एक टाइम पीरियड वाले, ठीक है, और दूसरा हमारे पास था मैक्सिमम फोर्स कहां पर होता है। तो आप याद करिएगा, टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने कहा था कि कभी भी फोर्स अगर x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आप SHM मान के कर सकते हैं। तो हमारे पास इफ Q इज इलेक्ट्रॉन एंड x इज स्मॉल, अगर आपने मान लो यहां इलेक्ट्रॉन मान लिया और x छोटा है, तो आप इस वाले x को निगलेक्ट कर सकते थे, तो आपका फोर्स आ जाएगा KQQx/r3, और आपको पता है ये SHM है,
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखते ही आपका एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा और ओमेगा आते ही आपका टाइम पीरियड आएगा। दूसरी बात, हमारे पास ये x का फंक्शन है तो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ऐसे बना रखा है, मैं बना देता हूं ऐसे, ठीक है, आपका जो फोर्स का ग्राफ आता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास रेडियस का, यहां पे रेडियस का, ठीक है, यहां पर रेडियस का 1/√2 टाइम्स पर आपका फोर्स मैक्सिमम होता था। जो हम लोग क्या करते थे, इस फंक्शन को df/dx डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0 डाल के हम लोगों ने निकाला था। मैंने कहा था अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो आपको अगर इस पे फोर्स लिखना है तो आप एक रिंग मान सकते हैं और रिंग का चार्ज आप ले लीजिए 2q, बस यहां पे 2 लगाएंगे, ठीक है, x आपके लिए है और रेडियस आपका d होगा, आपको सीधे फोर्स मिल जाएगा। ये भी मैंने एनालिसिस बताई थी। और आपसे पूछा जाए ये किस x पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हम लोगों के लिए आपको इसको रिंग बनाना है, रेडियस आपका d हो जाएगा और रेडियस का 1/√2 पर फोर्स मैक्सिमम होता है तो d/√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। HC वर्मा में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। तो ये था हमारे पास। अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी भी चार्ज के आसपास का रीजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का एक रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। This is a 3D space around a charge in which it can exert force on another charge. अब बात आती है कि वो एक कूलम पे कितना फोर्स लगा सकता है। बेसिकली दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं एक फोर्स ही है, बस एक कूलम पे कितना है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास ध्यान से सुनना, ये जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम लोगों ने कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखा है और टेस्ट चार्ज हमारे पास छोटा होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका लिमिट q टेंडिंग टू 0 आपको फॉर्मूले में मिलेगा। रीजन बीइंग, अगर आपका टेस्ट चार्ज छोटा नहीं है तो वो अपनी भी फील्ड रखेगा और जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको डिसरप्ट कर देगा, आप उस पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स ऑन वन कूलम, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी हमारे पास है, अब आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा, dv/dr, ठीक है। और इसका डायमेंशन हमारे पास ये है, डब्बे में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क इसी का है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा चार्जेस इन फील्ड, क्योंकि हमारे पास यहां से अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F/QI है, F की वैल्यू Q इंटू E आएगी हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स हमारे पास एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यही बात थी कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रखते हो तो फोर्स QE लगेगा, माइनस को रखते हो QE इधर लगेगा। दिस इज द फोर्स। अगर आप इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m, और इसका हम लोगों ने क्वेश्चन करा था इफेक्टिव एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर मान लो एक पेंडुलम है जिसका खुद का टाइम पीरियड 2π√L/g है, आपने इसको +Q चार्ज देके इलेक्ट्रिक फील्ड और दे दी, तो इसके इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की जो एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखो, इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी और इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास इधर होगी। तो g तो था ही, प्लस QE/m और आ गया। यहां पर माइनस Q चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास ऊपर है, इसकी नीचे है ना, क्योंकि माइनस चार्ज वाले को इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो QE/m ऊपर आएगा, तो g माइनस QE/m। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, mg इधर है, QE इधर है, तो दो एक्सेलरेशन हो जाएंगी, एक एक्सेलरेशन ये और एक एक्सेलरेशन ये। तो नेट एक्सेलरेशन आपको यहां पे रखना है विच इज g इफेक्टिव अंडर रूट में, हमारे पास यहां पर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में g² प्लस, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, यहां पे हमारे लिए g² प्लस QE, इतना छोटा छोटा लिखवाया ना, इसमें करेक्शन भी घर पे नहीं हो पा रही थी, प्लस हमारे पास इस टाइप से Q² E²/m², मतलब दोनों एक्सेलरेशंस का आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसका Q² E²/m² प्लस g² का रूट g इफेक्टिव आया, वो हम लोगों ने टाइम पीरियड यूज किया था। फिर हम लोगों ने स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम में भी बात कर दी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैं नेगेटिव चार्ज को इधर फेंक देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने नेगेटिव चार्ज को फेंका है फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये पार्टिकल जाके रुकेगा।
तो ये कभी आपको स्टॉपिंग टाइम निकालना हो तो P हमारे पास मोमेंटम बाय फोर्स, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं P इज मोमेंटम, ठीक है, और F इज आवर रिटार्डिंग फोर्स, QE, यहां पे QE आएगा, और कितने दूरी पर जाके रुकेगा दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉपिंग टाइम होता है कितने टाइम में रुकेगा, x था स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने में होएगा, तब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो पार्टिकल की थी, F है हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स एंड दैट विल बी QE। आपको थ्योरी, अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस इसको सोचेंगे इससे चैप्टर हो जाएगा, गलत है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके लिए रिवीजन काम का है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कि हम लोग किसी भी चार्ज के आसपास के रीजन को कुछ लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाए कि किसी भी पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू व्हिच वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये हमारे पास, टेंजेंट टू व्हिच वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइंस हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, आप अचानक नहीं तोड़ सकते, ये पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे खत्म होंगी, बीच में अचानक नहीं तोड़ सकते, और डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें टेंजेंट बनाना है, जो फंक्शन से डिफरेंशिएबल होते हैं तो उनके हर पॉइंट पे टेंजेंट्स हमारे पास यूनिकली डिफाइंड होते हैं। तो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज डजंट फॉर्म क्लोज लूप, ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव निकलेंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। कैन नेवर इंटरसेक्ट, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई और आप यहां पर एक पार्टिकल को रखते हो तो उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो दो डायरेक्शन को ट्रैक नहीं कर सकता, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितना बड़ा चार्ज उतनी ही ज्यादा आपको फील्ड लाइंस उसके आसपास बनानी चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, अगर आप एक आइसोलेटेड कंडक्टर, यहां पे आइसोलेटेड वर्ड लिख लेना आप, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करो, आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो हमारे पास वहां पर क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन मूव, और वो इस तरीके से मूव करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और E इज इक्वल टू dV माइनस dV बाई dr से अगर आप देखेगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मींस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास बनता है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर है तो वर्क डन ऑफ मूविंग अ चार्ज ऑन द सरफेस विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आती है उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा होती है। तो आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो नल पॉइंट आपको पता ही है, d/√n+1 रखेंगे, अगर दोनों बराबर है तो n की वैल्यू 1, d/2 पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, अगर एक q है एक 2q है तो उसके हिसाब से नल पॉइंट शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इस पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। एक डाइपोल का केस मैंने और यहां पे रखा है, डाइपोल हमारे पास एक अनलाइक चार्जेस का पेयर है, इसमें कोई भी नल पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि देयर विल बी नो नल पॉइंट इन द केस ऑफ अ डाइपोल, सिर्फ इंफिनिटी पर जाके ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखे थे। चलते हैं आगे। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन, हमने कौन कौन सी चीजों की कैलकुलेशन करी थी। सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अवे होती है kq/r², एक माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है, वैल्यू है kq/r²। डायरेक्शन मैटर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की अवे, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स kq/r², kq/r², राइट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ये ग्राफ होता है। हमारे पास रिंग की वजह से हम लोग फोर्स निकाल ही चुके थे, फोर्स बटे चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपका फोर्स था बस उसको q चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड kqx डिवाइड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही आता है, और यहां पर अगर आप बात करोगे तो रेडियस का 1/√2 इधर और रेडियस का 1/√2 हमारे पास इधर, दोनों साइड रिंग के इधर और इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है r/√2। एक बार क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी है, तो आपको इसी x की वैल्यू उधर रखनी है और आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। रॉड का केस हम लोगों ने दो रॉड और एक पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकाला था, कितना था वैल्यू kqq डिवाइडेड बाय d इंटू d+l। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस आप वहां से q हटा देंगे तो स्मॉल q हटा देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, अगर रॉड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। इनके कॉम्बिनेशनल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे।
फिर आता है आर्क और हमारे पास थ्रेड, जो आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव सिलेबस में हमारे पास है, और हमने इरोडो के कुछ क्वेश्चंस भी इस पे यहां पर करे थे। यहां पर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, ठीक है। लैम्डा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, ठीक है, और थीटा अगर या फाई की बात करोगे तो फाई हमारे पास टोटल एंगल था। क्या था? टोटल एंगल। ओके, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एंगल बाइसेक्टर पे बनाएंगे हम लोग, सिंपल सी बात। अगर आपके लिए यहां पर मैं लिख दूं कि हमारे पास सेमी रिंग थी या सेमी सर्कल था, तो हमारे पास अगर आप देखिए कि लैम्डा की वैल्यू क्यू अगर चार्ज के टर्म्स में है तो अपॉन पाई आर, और थीटा या फाई की वैल्यू आपके लिए थी पाई, ठीक है। अगर मेरे पास क्वार्टर रिंग थी, याद करो क्वार्टर रिंग में जो हमारे पास लैम्डा आएगा वो चार्ज क्यू अपॉन पाई आर बाय 2 इस टाइप से आया, और जो फाई की वैल्यू थी पाई बाय 2, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर पे मिल जाएगी। अब आता है हमारे पास थ्रेड की वजह से, इसमें हम लोगों ने इन्फिनाइट और सेमी इन्फिनाइट के केस पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अगर एक पतली सी थ्रेड की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमारे पास किसी भी पॉइंट पर ये दो एंगल θ1 और θ2 हमारे पास मैटर करते हैं। जो परपेंडिकुलर इस वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज k लैम्डा बाय r sin θ1 प्लस sin θ2, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसमें कभी मॉड मत लगाइए। और हमारे पास जो ये पैरेलल कंपोनेंट है, अगर इस साइड वाला ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व करने के बाद इधर आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इधर भी आएगी इधर भी आएगी। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा है, तो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब आप उनको रिजॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगी। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे हैं, और वैल्यू होती थी k लैम्डा बाय r cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 θ1 दोनों एंड्स के हमारे पास एंगल थे। इन्फिनाइट वायर के केस में हमारे पास θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सेमी इन्फिनाइट के केस में θ1 इज इक्वल टू एक 90 डिग्री आ रहा था और θ2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी। क्लियर? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा k लैम्डा बाय r, ठीक है, 2k लैम्डा बाय r, और यहां पे पैरेलल वाला आता था k लैम्डा बाय r और e परपेंडिकुलर वाला आता था k लैम्डा बाय r, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट √2 टाइम्स करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेमी इन्फिनाइट के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2k लैम्डा बाय r आपको मिलती थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बेसिकली क्या है? एक चार्जेस का सिस्टम है। इसमें हो भी सकता है दो चार्जेस हो भी सकता हो मल्टीपल चार्जेस हो, लेकिन एक ऐसा चार्ज का सिस्टम जिसमें चार्जेस बहुत पास ओरिएंटेड है, पास प्लेस्ड है, एंड इन कंपैरिजन विद जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है, तो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन विद जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर डिपेंड ना करके 1/r³ पर डिपेंड करे। हमें ये पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जब दो चार्जेस अलग अलग थे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² या फिर उनका फोर्स 1/r² पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ये चार्जेस पास आते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो हमें इनको अलग से पढ़ना पड़ता है। हम लोग अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करते तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो टू इक्वल डेफिनेशन स्कूल में आप ये लिख सकेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू डिस्टेंस वेयर इफेक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू सेपरेशन, तब आप उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो, हमारे पास दो चार्जेस भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है मोनोपोल। टोटल चार्ज आप इस सिस्टम का निकालेंगे, और जैसे अगर आपका टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम 0 आया तो मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो सकता है, क्वाड्रापोल भी हो सकता है और ऑक्टापोल भी हो सकता है। हम सबसे पहले चेक करते हैं अपना डाइपोल। तो डाइपोल निकालेंगे कैसे? सिग्मा मीन समेशन ऑफ चार्ज विद साइन, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उनके चार्ज विद साइन इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। आप कहीं पर भी अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, ओरिजिन पे, किसी इंफिनिटी पर या किसी भी रैंडम पॉइंट पे आप रेफरेंस लेके आप पोजीशन वेक्टर सभी चार्जेस का बनाइए, सिग्मा इंटू चार्ज विद साइन इंटू पोजीशन वेक्टर करके आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। अगर आपका डाइपोल मोमेंट आ गया तो मींस सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर मान लो वो 0 हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ना होके वो हो सकता है क्वाड्रापोल।
अब सिंस हमारे पास क्वेश्चन में क्वाड्रपोल कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपका जैसे एक जेई का क्वेश्चन था जिसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है खटाक से सीधे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रापोल मोमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल की 1/r², अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डाइपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, हमारे पास इसका क्वाड्रापोल में 1/r⁴ एंड ऑक्टापोल में 1/r⁵ होता है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग बात करें तो एक वेक्टर, ये जो आप निकाल रहे हैं दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर एडिशन ये फॉलो करता है कूलम मीटर हमारे पास और LAT, जो भी हमारे पास चार्ज है -q से +q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव है, और इसमें हमें दो लाइंस को कंसीडर करना था, एक थी एक्सियल लाइन और एक थी हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। जो लाइन इसके एक्सिस से पास कर रही है दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, और जो इसके परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड अवर इक्वेटोरियल लाइन। फिर हम लोगों ने डाइपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, और हमने कहा था अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 लगेगा। ध्यान से सुनो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है बाहर की तो नेट फोर्स हमेशा 0 लगेगा, और टॉर्क में और मे नॉट भी 0। टॉर्क का फॉर्मूला आया था P क्रॉस E, PE साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क जब होएगा वैल्यू होगी +PE प्लस -PE, आप कह सकते हैं, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू π/2 या फिर -π/2 हमारे पास हो, ठीक है। और मिनिमम टॉर्क हमारे पास 0 हो सकता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड हो या फिर एंटी पैरेलल हमारे पास अलाइंड हो। वर्क डन का हम लोगों ने कहा था कि अगर मैं एक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट करता हूं θ1 से θ2, तो वर्क डन का फॉर्मूला था PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 was the initial angle with electric field, θ2 was the final angle with electric field। और जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी से हम लोगों ने रिलेट करके निकाला था, तो वो आया था -P.E। यहां पर आया था बेटा हमारे पास -P.E, ठीक है। इसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स आ भी सकता है, टॉर्क मे और मे नॉट भी हमारे पास 0। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम्स की बात करी थी कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट दो टाइप के इक्विलिब्रियम में रह सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है, इक्विलिब्रियम वर्ड वो था जहां पे फोर्स और टॉर्क दोनों 0, तो थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू पाई, यही हमारे पास इक्विलिब्रियम है। और सारे केसेस में इक्विलिब्रियम नहीं है, नेट फोर्स भले ही 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होता। तो 0 और पाई हमारे पास सिर्फ इक्विलिब्रियम केसेस थे। अब 0 वाला जो हमारे पास था, जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर नेगेटिव आती थी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है। और अनस्टेबल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट अपोजिट था, तो पोटेंशियल एनर्जी +PE आती है, तो वो अनस्टेबल था, छेड़ते ही वो वापस घूम जाएगा, तो ये हमारे पास अनस्टेबल था। फिर हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट हम लोगों ने एक डाइपोल को ऑसिलेट करके टाइम पीरियड निकाला था, दैट टाइम पीरियड वाज 2π में I/PE। I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख लेना ये चीज, P था डाइपोल मोमेंट और E था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की वजह से, तो हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पर भी निकाली थी। उसमें कैलकुलेशन में अगर मान लो कि हमारे पास ये एक डाइपोल था, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लगाई थी। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2 kp/r³ और पैरेलल होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल आती है और kp/r³, इनका रेशियो EA/EE का रेशियो 2:1 हमारे पास रहता है, ठीक है। एक रैंडम पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो ये आता था kp/r³ √ में 3 cos² θ+1, ठीक है, 3 cos² θ+1। जब आप ये वाला एंगल थीटा है, जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू π/2 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस लाइन से, दैट इज अल्फा, ठीक है। जब आप थीटा की वैल्यू 0, जब tan अल्फा की वैल्यू आई थी हाफ tan थीटा, जब आपका थीटा की वैल्यू 0 है तो ये tan 0, अल्फा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो tan π/2 इन्फिनिट, तो मींस अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री है, तो ये यहां से इस वाली लाइन से 90 डिग्री और घूमेगा, तो ये जैसी ऐसे हो गया है तो इस वाली लाइन से 90 डिग्री और घूम के kp/r³ हमारे पास ये आती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दिस वाज योर कंप्लीट डाइपोल। इसके बाद हम लोग आए थे अपने फ्लक्स वाले पार्ट पर, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, 39 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्ञान भी दिया था मैंने, ये अब आप रिवाइज करेंगे तो कम टाइम लगेगा। एरिया वेक्टर,
तो हमारे पास फिजिक्स में हम लोग एरिया कभी भी निकालते हैं दैट इज बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू हमेशा सरफेस से या उस दो वेक्टर्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो हम लोग इन फिजिक्स कभी भी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो हमारे पास एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन, ठीक है। हमारे पास अगर एक क्यूब का एग्जांपल लिया था, क्यूब के 6 फेसेस हैं तो आप 6 एरिया वेक्टर बना सकते हैं, वो सारे के सारे परपेंडिकुलर टू द फेसेस होंगे पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो हम लोगों ने सबसे पहले एरिया वेक्टर के बारे में बात करी थी। फिर आया था कि अगर मेरे को फ्लक्स, हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एन एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एन एरिया, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्योंकि यहां पर प्रोजेक्शन की बात है, जो उसको परपेंडिकुलर हिट कर रहा है वही हमारे पास बेसिकली फ्लक्स जनरेट करेगा। अगर हमारे पास पैरेलल चला गया तो फ्लक्स नहीं है, परपेंडिकुलर हिट करा तो फ्लक्स है। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यहां पे कंसेप्ट आया था, ई डॉट ए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब डॉट है तो कॉस थीटा आएगा, हमारे पास फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस ई ए हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0। जिनको ये लग रहा है कि सर माइनस ई ए तो हमारे पास मिनिमम होगा क्योंकि नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। प्लस और माइनस हमारे पास सिग्निफाई करता है एक चीज को। अगर हमारे पास प्लस है इनकमिंग फ्लक्स, अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो फ्लक्स नेगेटिव हम कह रहे थे, और अगर आउटगोइंग फ्लक्स है तो वो पॉजिटिव है। तो ई ए हमारे पास माइनस ई ए इज नॉट द मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स किसी भी सरफेस का 0 हो सकता है, मींस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट नहीं कर रही। अगर एरिया ऐसे है तो ऊपर और नीचे से हमारे पास से चली जाए, दैट इज मिनिमम फ्लक्स। एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द शीट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने करा था अपना प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में क्या था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस अगर हमारे पास है तो आप उसकी परछाई लीजिए, आप यहां से लाइट मारिए, जो भी आपकी परछाई आएगी दैट इज एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ई नॉट, आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो ई नॉट इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन करके आप इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। प्लस आप तब यूज करेंगे जब आउटगोइंग होगा, माइनस तब आप यूज करेंगे जब इनकमिंग होगा। इसका एक एग्जांपल जैसे मैं ले लूं कि हमारे पास यहाँ पे आपका कोन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आ रही है, तो मैं यहां से लाइट मारूंगा तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, एक परछाई दिखेगी, वो होगी ट्राइंगल की परछाई। तो अगर आपको इनकमिंग फ्लक्स निकालना है तो आप रखेंगे माइनस ई नॉट और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन जो उसका डायमीटर है वो 2r और परपेंडिकुलर हाइट h, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आउटगोइंग फ्लक्स जो इसमें से बाहर निकल रहा होगा तब भी आप परछाई देखेंगे तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव ई नॉट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हमारे पास फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी भी सरफेस में से टोटल फ्लक्स आपको निकालना है विच इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, मींस फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रेशन इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनक्लोज्ड चार्ज पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे लिख देता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है याद रखना ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस होता था, और जो हमारे पास फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द, अच्छा, फ्लक्स जो है हमारे पास इज हमारे पास ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती है जब हम गॉस लॉ यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से, फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होता है। तो गॉसियन सरफेस एक टर्म आया था, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से एक रैंडम हमारे पास आप स्ट्रक्चर पास कराते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो पॉइंट से पास करता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये एक रैंडम शेप का भी हो सकता है और एक सिमेट्रिकल शेप का भी हो सकता है। रैंडम शेप का स्ट्रक्चर का रीजन हमारे पास ये है ना लेने का कि हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे गॉसियन सरफेस पे डिफरेंट होगी, एरिया वेक्टर हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में होगा, एंगल वेरी करेगा, तो आप फ्लक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। हमें सिमेट्रिकल केसेस लेने हमारे लिए फायदेमंद है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वी नीड अ गॉसियन सरफेस passes through the point where need to find the electric field, charge should not be present on it,
हमारे पास चार्ज उस गॉसियन सरफेस पे, कोई एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस ही है, लेकिन वहां पर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पर चार्ज होता है वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फ्लक्स नहीं कैलकुलेट आउट कर पाएंगे। इट कैन बी रेगुलर और इरेगुलर शेप, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर एक चार्ज क्यू है, इसका फ्लक्स और डॉटेड वाले स्ट्रक्चर का फ्लक्स हमारे पास सेम है, क्योंकि अंदर चार्ज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली अलग है। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। अगर हमारे पास चार्ज सेंटर पे हो, इधर उधर हो, फ्लक्स का इससे कोई लेना देना नहीं। लोकेशन ऑफ द चार्ज अगर अंदर है, चार्ज अगर अंदर है, वो कहां पर है, कोई लेना देना नहीं। शेप क्या है गॉसियन सरफेस की, कोई नहीं। साइज क्या है, कुछ नहीं। फ्लक्स सिर्फ इनक्लोज सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों का फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। अगर चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको एंटर कर रही होंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, तो फ्लक्स विल बी 0, राइट। चला जाए आगे। इसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर मेरे को इसमें से फ्लक्स पूछा जाए, ठीक है, तो हमारे पास इसका क्यूब का जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला क्वेश्चन जेई में 2-3 बार आ चुका है कि हमने कहा था कि आप फ्लक्स कभी भी अगर आपको किसी शीट में से या इन सब चीजों में से निकालना है, तो आप सिमेट्रिकली उसको क्लोज करने की कोशिश करिए। रीजन बीइंग, जब आप उसको सिमेट्रिकली क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो ए और a/2, तो मैंने कहा था एक शीट इधर, एक ऊपर, एक साइड में, मतलब एक आप क्यूब से इसको इनक्लोज करें, जैसे ऐसे हो जाएगा। इसमें से जो भी फ्लक्स आ रहा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सभी 6 फेसेस में से जा रहा होगा, तो इसका आंसर आया था Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद आ रहा हो। जब ये वाला केस था हमारे पास कि एक चार्ज है AA और यहां पर भी सेंटर से ये A डिस्टेंस पे है और इसमें से आपको फ्लक्स निकालना था, तो मैंने कहा था 4 शीट्स को जमीन पे रखिए, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, इसको इनक्लोज करिए, तो आपका फ्लक्स आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पे जो फ्लक्स आया था Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट आपका आया था, ठीक है। अगर ये कोने पे है, तो यहां पर एक पीछे क्यूब होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 4 क्यूब इधर, 4 क्यूब ऊपर, तो हमारे पास इसका आंसर आपका Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। जब फेस सेंटर पे हो, तो आधा फ्लक्स नीचे, आधा फ्लक्स ऊपर, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा। अगर H सेंटर पे है, तो एक क्यूब इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 क्यूब्स में से इसका टोटल फ्लक्स जा रहा होगा, तो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आधा फ्लक्स ऊपर, आधा फ्लक्स नीचे, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर होगा। अगर इस पिरामिड का ये वाला साइड में हमारे पास था, तो आपको पता है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा, Q बाय 2 ऊपर, और जो ऊपर निकलेगा वो 3 फेसेस से जाएगा, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के हम लोगों ने अपने क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर में जब हम लोगों ने लिया था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हमें अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हम लोगों ने एक r डिस्टेंस का एक गॉसियन सरफेस लिया था, सिलेंड्रिकल ही लिया था। इसका एरिया एलिमेंट आपका ये वाला रहेगा, इसमें से आपका फ्लक्स 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो फ्लक्स 0। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, फ्लक्स हमारे पास यहां पर 0। तो जब सॉल्व करा था 2k लैम्डा बाय r आया था, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोगों ने कैलकुलेट आउट करा था। नो डाउट ये इनफाइनाइट वायर है, आप स्मॉल वायर के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, निगलेक्टिंग दी एंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आए थे। कंडक्टिंग शेल का आया था, जब हम लोगों ने गॉसियन सरफेस, कंडक्टिंग शेल बोलो या कंडक्टिंग स्फेयर बोलो, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे रहता है, तो शेल की बात करो या कंडक्टिंग स्फेयर की बात करो, बात एक है। जब आप अंदर गॉसियन सरफेस बनाते थे, इनक्लोज चार्ज नहीं आता था, तो r लेस देन 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, तो ये ग्राफ आपका 0 पे मिलेगा। जब आप सरफेस पे से पास कराओगे, तो k/Q बाय कैपिटल R स्क्वायर आया था, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट, अगर आपके लिए ये वाला पॉइंट r ग्रेटर देन r है, तो k/Q बाय R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, कई बार आया हुआ है। फिर इसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा था, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस सेशन में इसके कैविटी वाले प्रॉब्लम्स भी देखे थे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा ध्यान से समझना, r ग्रेटर देन r, किसी भी बाहर पॉइंट की बात करो तो k/Q बाय R स्क्वायर पे ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा। ग्राफ ऐसा था। सरफेस पे अगर आप बात करोगे तो k/Q बाय कैपिटल R स्क्वायर बिल्कुल मैच करता है। इनसाइड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, उसको मैंने येलो में क्यों करा है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोगों ने एडवांस के क्वेश्चन देखे थे।
हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लीनियरली बढ़ती है, जैसे ग्रेविटी का केस था वैसे ही यहां पर ग्रेविटी भी सरफेस तक आते लीनियरली बढ़ती है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे डिक्रीज करती है। याद आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोगों ने बात करी थी कैविटी प्रॉब्लम्स में, मैंने कहा था कैविटी के कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो आप कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और दोनों को सुपर इंपोज कर दो। जैसे आप सुपर इंपोज करोगे तो आपको कैविटी मिल जाएगी। अब याद करो कि कैविटी में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आप कैविटी बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये मेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, वो सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर सेंटर टू सेंटर मीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द कैविटी का डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, स्पेसिंग कम बनाएंगे। ठीक है, और अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, स्पेसिंग आप ज्यादा बनाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास वैल्यू है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और डायरेक्शन भी इसी पे है। जो O से O प्राइम का डायरेक्शन आ रहा था उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने बनाई थी। अगर कैविटी बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर आ जाती है, यहां पर आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाती है इनसाइड कैविटी। इसके बाद हम लोगों ने बात करा था हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आर रहती है यहां पर। ठीक है, इक्वल टू आर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोगों ने इसमें भी कैविटी प्रॉब्लम देखा था। ठीक है, यहां पर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? स्फीयर में 3 और यहां पर 2। ठीक है, जब आप आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल देंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी यहां पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एक्सटर्नल पॉइंट पे। गॉस लॉ लगा के हम लोगों ने सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट आउट करी थी, तो आपको ये चीज थ्योरी में रिवाइज रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने थिन शीट के लिए आया था कि हमारे पास थिन शीट, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, तो थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखो, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास थी, एंड दैट सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। अगर शीट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अवे होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टुवर्ड्स होगी। इट इज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये किसी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। हम लोगों ने जेई का क्वेश्चन देखा था, 3 शीट लगा रखी थी और किसी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, तो आप सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से इस कंसेप्ट से निकाले और उनके बीच में वेक्टर समेशन आप लगा दीजिए। पॉजिटिव की शीट उस पॉइंट पर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, नेगेटिव की शीट टुवर्ड्स करेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट था तो कंडक्टिंग शीट में जो भी चार्ज होगा आपका बाहर आएगा, तो यहां पर आपका प्लस सिग्मा और यहां पर आपका प्लस सिग्मा जैसे मान लीजिए सेट हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है और बाहर दोनों की वजह से, एक इस शीट की वजह से और एक इस शीट की वजह से जैसे ऐड करोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था जब 2 शीट्स को आप पैरेलली पास रख देते हैं तो इनके बीच में इंडक्शन होता है, और अगर मान लीजिए एक पे चार्ज Q1 है एक पे चार्ज Q2 है, तो बाहर वाले सरफेस पे Q1 प्लस Q2 बाय 2 सिग्मा, अगर जनरल केस की बात करें फॉर n शीट्स, फॉर हम लोगों ने बात करी है फॉर n शीट्स भी मैं बता देता हूं, जो चार्ज आउटर सरफेस पे होगा दैट विल बी सिग्मा Q बाय 2। ठीक है, 3 शीट्स भी हो उससे कोई मतलब नहीं, सभी का चार्ज जोड़ेंगे एज अ स्केलर डिवाइडेड बाय 2 करके इधर और इधर आ जाएगा। फिर अंदर वाले सरफेसेस पे, जो अंदर वाले सरफेसेस पे है दैट इज Q1 माइनस Q2 बाय 2। प्लस और माइनस आपको इंडक्शन को ध्यान से देख के आपको यहां पर करना है। खत्म, आई थिंक 53 मिनट्स, मेरे ख्याल 40-45 मिनट। ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ ज्ञान हटा दें और बकवास मेरी वाली हटा दें, तो 45 मिनट्स में हम इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अब इतना ही, जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे ना बेटा, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये 10 to 20 मिनट्स का चैप्टर बचता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थ्योरी को इसको इतनी बार देख लेना है कि हाँ इसमें ये था, इसमें अब आप ऐड करिए, अपने ग्राफ्स ऐड कर लीजिए, ये चीजें सारी चीजें इसको ऐड कर लीजिए। ये ज्यादा से ज्यादा 10 पेजेस बनेंगे। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसी में आप ऐड करके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख लीजिए और आपके क्वेश्चंस को आप हाईलाइट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस, लेकिन वही है जो कंसिस्टेंटली इस चीज को करेगा इसके लिए अभी हो सकता है 1.5 घंटे का, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है। 4-5 महीने 1.5 घंटे का नहीं है, 10 या 15 मिनट का ही चैप्टर बचेगा आपका। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इतना बड़ा चैप्टर, जब आप बोर्ड्स के टाइम पे जाएंगे तो अब आप, कुछ बच्चे होते हैं सर बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ये ऐसे ही मैनेज होता है भाई।
जब आपको सारा कंटेंट पता है, आपको फॉर्मूले पता है, बस आपको डेरिवेशन देखनी है, कुछ कुछ की डेफिनेशंस अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, डायग्राम्स आपको क्लियरली बनाने आने चाहिए। तो वो जब आखिरी में आपका सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तो एक बार पेशेंटली आप इनकी डेरिवेशंस कर लीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट याद हो चुके होंगे, तब तक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो और आप तो एक्सपर्ट है ना बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। कुछ दिनों में तो भाई चाइना को तो इंडिया पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो बैक ट्रैक फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशन खटाक से कर देंगे ऊपर तक, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर ऑल द चैप्टर्स। अब जितना मैंने बोला है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, आप बस अपनी आंख बंद करो, खटखट खटखट खटखट, पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, तब समझ जाओ कि हाँ ये चैप्टर आपका थ्योरी वाइज कंप्लीट है। नाउ यू नीड द प्रैक्टिस। आपको बार बार इस चैप्टर में बार बार उठा के थ्योरी नहीं खोलनी है, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिए जहां पर आपने सीखा है, ठीक है, बस उन्हीं को ही है आप देखिए, ठीक है। और थ्योरी आप यहां से रिवाइज करिए, एक बार आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, फिर आप सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे ना, आपका कितना समय बचेगा, ठीक है। तो ये स्पून फीडिंग है आपके लिए, मैं मानता हूं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए स्पून फीडिंग रीजन नहीं है। रीजन नहीं क्योंकि उन्होंने खुद से पढ़ा होगा, खुद से नोट्स बनाए होंगे, हो सकता है उनको स्ट्रक्चर और मिल गया होगा कि ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा, राइट। तो प्लीज लेट मी नो हाउ कैसा लगा आपको। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में इसी तरीके से। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ये 2x पे नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड पे मैं इतनी तेज बोल रहा था। बाय बाय।